अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पैराफ्रेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अनसीन स्टैंजा की प्रैक्टिस 2 में आप सबको खुशामदीद। आज हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई नाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, उसके ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले सेशन में हमने डैफोडिल्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस के ऊपर भी मोर देन 30 लेक्चर्स बनाकर अपलोड किए थे आपकी बुक्स में से ही, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स में से। तो उसको भी आप लाजमी चेक कीजिएगा। और करेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स जो है उसके ऊपर भी मैंने 4 सेशंस दिए थे, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और हमारा जो मुकम्मल 100 वीडियोस का ग्रामर का कोर्स है उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वो चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन को नहीं देखते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप लाजमी देखा करें। तो चलें, अब होता यह है कि जब आपके पेपर में कोई स्टैंजा आता है तो स्टैंजा में से आपसे पैराफ्रेज पूछी जाती है और उसके साथ ही आपसे स्टैंजा में से बने हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हम ये करेंगे कि इस पोएम के हर स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग भी करेंगे और पोएम के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स को भी हम देखेंगे और स्टैंजा में से जो बने हुए क्वेश्चंस हैं उसका हम आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। सबसे पहले हम इसकी पैराफ्रेज करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कि राइट डाउन द पैराफ्रेज ऑफ द गिवन स्टैंजा। सो पैराफ्रेज हम इसकी इस तरह से करेंगे कि आई थिंक आई नो हुज वुड्स दीज आर, आई ऑल्सो नो दैट हिज हाउस इज इन द विलेज, इफ आई स्टे हेयर फॉर अ वाइल टू सी द वुड्स कवर्ड विद स्नो, द ऑनर ऑफ द वुड्स विल नॉट बी एबल टू सी मी। अब व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा? सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए ए बी ए। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी ए। कैसे पता चलेगा? फर्स्ट वर्ड जो वर्ड है नो, नो एंड दो, ये आपस में मिलते जुलते हैं इनकी साउंड्स। नो दो ए ए, फिर हेयर बी एंड स्नो, स्नो इज अगेन लाइक द फर्स्ट लाइन। सो दिस मीन्स के ए बी ए बी ए क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाईलाइट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टैंजा। सो द पोएट हैज यूज्ड एलिट्रेशन थ्रू आउट द स्टैंजा। द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स और लेटर्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सो हुज वर्ड्स में डब्ल्यू की साउंड, हिज हाउस में एच की साउंड, वॉच हिज वर्ड्स में डब्ल्यू की साउंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ alliteration. Next जो question है that is what is the general theme of the stanza? So this stanza is about the feelings of a traveler who stops by a forest and wants to stay in the lap of nature, forgetting all of his affairs. He claims that he know about the honor of the woods and he is sure that the honor will not notice his presence because he is in the village. The poet praises natural beauty in this stanza. नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टैंजा को देख लेते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर का मतलब अजीब, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। सो इसकी पैराफ्रेज अगर हम करें तो माई लिटिल हॉर्स विल डेफिनेटली फाइंड इट, ठीक है, इज नहीं है, फाइंड इट ऑकवर्ड टू स्टॉप बिटवीन द वर्ड्स एंड अ फ्रोजन लेक ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, स्पेशली विदाउट अ फार्म हाउस इन द नेबरहुड। एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस की फॉर्म में इसकी पैराफ्रेज हमने कर दी। उसके बाद हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज बी बी सी बी, बी बी सी बी। अच्छा, उसके बाद हाईलाइट द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टैंजा। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं? द पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन द फर्स्ट लाइन व्हेन ही शोज अ हॉर्स थिंकिंग। जब वो कहता है ना कि माई हॉर्स मस्ट थिंक, अब घोड़ा तो नहीं सोच सकते ना, सोचते तो इंसान है। तो जब इंसानों की खसूसियात आप गैर इंसान यानी जानवरों को या चीज़ों को या पौधों को देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सो द पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन इन द फर्स्ट लाइन व्हेन ही शोज अ हॉर्स थिंकिंग। देन ही यूजेस हाइपरबली। हाइपरबली क्या होती है? हाइपरबली का मतलब होता है जब आप एक्सैजरेट करते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात को बयान करते हैं। Then he uses hyperbole to exaggerate the darkness when he calls that night the darkest night of the year. ठीक है, ये कहते हैं कि साल की सबसे तारीक तरीन रात थी। तो बेसिकली वो थोड़ा क्या कर रहा है, वो उस अंधेरे को एग्जैजरेट कर रहा है। अच्छा, what is the general theme of the stanza? So this stanza is about the feelings of a traveler who stops by a forest and wants to stay in the lap of nature, forgetting all of his affairs. He says, अब ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने सारे स्टैंडर्स के अंदर रिपीट की है ताकि आपको जो है वो याद करने में, पोएम की प्रेपरेशन में आपको आसानी हो। फिर यहाँ से ऑनवर्ड मैंने हर स्टैंजा के रिलेटेड जो है वो एक एक दो दो लाइन जिसमें ऐड की हैं। ही सेज दैट दिस इज़ द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर एंड माई हॉर्स डज नॉट अप्रूव माई स्टे। द पोएट प्रेजेस नेचुरल ब्यूटी इन दिस स्टैंजा एंड शोज हिज हेल्पलेसनेस एज वेल दैट डिस्पाइट हिज विश ही कैन नॉट स्टे, यानी कि अपनी ख्वाहिश के बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं रुक सकता।
थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं तो अगेन वही घोड़े की जो बात है वही वही कंटिन्यू करता है पोइट और कहता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। हार्नेस बेल वो जो घोड़े के गले में जो एक घंटी बंधी हुई होती है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. तो इसकी पैराफ्रेज हम करेंगे तो द हॉर्स शेक्स हिज हार्नेस बेल टू इंक्वायर इफ द राइटर हैज़ स्टॉप्ड देयर बाय मिस्टेक। द राइटर कैन ओनली हियर द स्वीपिंग ऑफ विंड ब्लोइंग देयर। ठीक है, यानी हवा की आवाज़ सिर्फ सुन सकता है। तो इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज सी सी डी सी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज़ हुए हैं? द पोइट हैज़ यूज पर्सोनिफिकेशन इन द सेकंड लाइन व्हेन ही सेज दैट द हॉर्स आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। घोड़ा तो सवाल नहीं पूछ सकता ना, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। आस्किंग अ क्वेश्चन इज अ ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, इन थर्ड लाइन द पोइट हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन व्हेन ही रिपीटेड ओ साउंड इन ओनली एंड अदर। ठीक है, ऑन दी अदर में ओ साउंड जो है उसको पोइट ने रिपीट किया है। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं तो व्हाट इज द जनरल थीम ऑफ द स्टैंजा? द स्टैंजा इज अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अ ट्रैवलर who stops by a forest and wants to stay in the lap of nature, forgetting all of his affairs. The poet is tempted. टेम्प्ट का मतलब होता है मतलब आप जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि दिखावा आ गया, ठीक है, या बहल गया पोइट। ठीक है, बहल जाना इज एग्जैक्ट वर्ड। द पोइट इज टेम्प्टेड टू स्पेंड सम टाइम देयर बट हिज हॉर्स shakes his harness bells and indicates his unwillingness. The poet describes the loneliness of the place, which shows that the poet has sensed that if he will stay longer, he will get alone. ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे हम चलते हैं तो लास्ट स्टैंजा आ जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंजा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो इसकी अगर हम पैराफ्रेज करें तो द वुड्स आर लवली, दे आर डार्क एंड थिक बट आई हैव कमिटमेंट्स टू अकॉम्प्लिश एंड ट्रैवल अ लॉन्ग जर्नी बिफोर आई स्लीप। इसकी पैराफ्रेज बनेगी। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है डी 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 डी, क्योंकि देखें सब में डीप कीप स्लीप स्लीप तो एक ही साउंड रिपीट हो रही है, तो डी 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 इसकी राइमिंग स्कीम है। फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें तो द पोइट हैज़ यूज्ड एक्सटेंडेड मेटाफोर इन द स्टैंजा। एक्सटेंडेड मेटाफोर का मतलब ये होता है कि जब आप एक मेटाफोर को यूज़ करते हैं उससे आप लिटरली यानी कि जो वर्ड मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उससे कोई बात बता रहे होते हैं, लेकिन आप उससे कोई दूसरी बात भी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मैं यानी कि वो यहाँ पर पोएम के अंदर जो वो सफ़र कर रहा है उस सफ़र की भी बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़िंदगी की बात भी कर रहा है। सो बाय माइल्स ही मीन्स लाइफ, ठीक है, एंड बाय स्लीप ही मीन्स डेथ, कि मरने से पहले मैंने बहुत सारे काम करने हैं। यानी दो मीनिंग बनते हैं, एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि मैंने घर में जाकर सोने से पहले काफ़ी सारा सफ़र करना है, और इसका दूसरा मीनिंग ये बनता है कि मैंने मरने से पहले बहुत सारे काम करने हैं। सो द स्टैंजा इज़ ऑल्सो रिच विद एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने एक सेकंड पोएम जो थी उसको भी हमने इसी तरह से डिस्कस किया। तो नाइन्थ का अगर हम कहें अच्छा इसका जनरल थीम जो था वो रह गया। In the beginning of the poem, the poet is tempted to stay longer, but the realities of life force him to leave the woods. In the last stanza, he says that he has to travel a lot. It means he has to perform a lot of duties. Therefore, he puts his wishes aside and starts his journey again. The poem is about the boundaries and limits in which human beings pass their lives, and which do not allow them to get derailed from their respective paths. ठीक हो गया। तो आज हमने सेकंड पॉइंट को डिस्कस किया। इसी तरीके से हम नाइन्थ की अगर मैं बात करूं तो नाइन्थ की हमने पूरे आपकी जो बुक है उसकी हमने कॉम्प्रीहेंशंस भी कर ली हैं और पोएम्स भी कर ली हैं। अब हम आगे टेंथ की तरफ मूव करेंगे, टेंथ की कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे और टेंथ के जो स्टैंजाज हैं उनको करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर और फिर सेकंड ईयर की तरफ हम मूव कर जाएंगे। लेकिन नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, आपने तमाम क्लासेस के जो स्टैंजाज हैं वो भी आपने देखने हैं और तमाम क्लासेस की कॉम्प्रीहेंशन भी देखनी है, तो तब जाकर आपकी तैयारी होगी। तो जुड़े रहें इंग्लिश कीज अकेडमी के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।